लेक्चर नंबर 40 पार्ट 2 इंड एस 19 एम्प्लॉय बेनिफिट्स। ठीक है, इंड एस 19 ही है ना। अब हम लोग इससे पहले वाला लेक्चर में देखे थे हम लोग शॉर्ट टर्म एम्प्लॉय बेनिफिट्स, जिसमें सैलरी, बोनस और लीव इन कैश, मतलब लीव का कॉम्पनसेशन विद दिस। इसमें हम लोग अब इस लेक्चर में बात करने वाले हैं पोस्ट एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स, मतलब एम्प्लॉयमेंट के बाद क्या क्या बेनिफिट मिलता है। एम्प्लॉयमेंट के बाद मतलब क्या होता है, रिटायरमेंट वाला। तो जब रिटायरमेंट होता है तो क्या क्या मिलता है आपको। आपको मिलेगा प्रोविडेंट फंड, जो आप पूरा सैलरी जब आपको मिल रहा था तो हर साल डिडक्ट हो रहा था कुछ पीएफ, तो वो पीएफ आपको रिटायरमेंट में मिलता है। ग्रेट्युइटी मिलेगा, ठीक है, एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट। तो उसका काउंटिंग कैसे करेंगे हम लोग, अब वो पढ़ने वाले हैं। ओके, चलो सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले एक नोट, जो इंपॉर्टेंट नोट था वो बता देते फिर से। एज सेट अर्लियर, बुक द एक्सपेंस इन ईयर ऑफ अक्रूवल, मतलब जिस साल का वो एक्सपेंस है उसी साल में वो एक्सपेंस को बुक करना है। ये नहीं कि अगर सैलरी 2011-12 का है और पेमेंट कर रहे हैं 12-13 में तो 12-13 में लिखेंगे, नहीं, सैलरी 11-12 का तो 11-12 में लिखाएगा। ओके, चलो। पोस्ट एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट तो बताती है उसका एग्जांपल की पीएफ और ग्रेट्युइटी, ठीक है। लेकिन पोस्ट एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट दो तरीके का होता है, एक होता है डिफाइंड कंट्रीब्यूशन प्लान, एक होता है डिफाइंड बेनिफिट प्लान। ठीक है, क्या हुआ, दो गो डिफाइंड कंट्रीब्यूशन प्लान दैट इज डीसीपी और डिफाइंड बेनिफिट प्लान दैट इज डीबीपी। ठीक है, पहले हम लोग पढ़ने वाले हैं डिफाइंड कंट्रीब्यूशन प्लान। ठीक है, डिफाइंड कंट्रीब्यूशन प्लान का एग्जांपल है पीएफ। ओके, फ्रॉम द व्यू ऑफ क्या, इम्प्लॉय भी 10% देता है, एम्प्लॉयर भी 10% देता है। हम लोग अब ये काउंटिंग एम्प्लॉयर की तरफ से कर रहे हैं। तो एम्प्लॉयर जो है वो कंट्रीब्यूट कर रहा है फंड में, ठीक है। तो कंपनी का जो ऑब्लिगेशन है वो कब तक होता है कि कंपनी का ऑब्लिगेशन है कि 10% हमको सैलरी का 10% एम्प्लॉय का हमको देना है पीएफ फंड में, ईपीएफ फंड जो इंडियन गवर्नमेंट का है। तो कंपनी का ऑब्लिगेशन वहीं तक है कि हम अपना कंपनी अपना पैसा निकाल के दे रही है पीएफ को, ईपीएफ को। ठीक है, तो कंपनी का ऑब्लिगेशन खत्म हो जाता है जब वो पेमेंट दे देती है। बाद में ईपीएफ फंड उसको कैसे अकाउंट करता है वो ईपीएफ फंड का मैटर है। इम्प्लॉय रिटायरमेंट के बाद कैसे ईपीएफ फंड से पैसा लेता है वो अलग उसका मैटर है। कंपनी का काम है सिर्फ उसका एक्सपेंस बुक करके प्रोविडेंट फंड में उसका पैसा डाल देना, बस। ठीक है, चलो। हम लोग क्या करते हैं कि जो पीएफ का जो अमाउंट होता है वो जो कंपनी है वो हर साल डालते चल जाती है जब तक इम्प्लॉय काम कर रहा है। 20 साल तक काम कर रहा है तो 20 साल तक वो ईपीएफ फंड में पैसा डालते जाएगी। ठीक है, तो लेकिन ये जो पैसा मिलेगा वो इम्प्लॉय को कब मिलेगा, रिटायरमेंट के बाद, मतलब 20 साल के बाद। ठीक है, तो ये जो हम लोग एक्सपेंस बुकिंग करेंगे वो कब करेंगे, 20 साल के बाद। अरे नहीं मेरे भाई, एक्सपेंस बुक हर साल होगा ना, क्योंकि भले ही पेमेंट कंपनी तो पेमेंट कर ही रही है, अब उतना दिमाग मत लगाओ, कंपनी पेमेंट कर रही है, हर साल पेमेंट कर रही है। एक्सपेंस जिस साल हो सकता, हाँ, होता क्या है कि 31 मार्च 12, मतलब कि अगर फिनेंशियल ईयर 11-12 है तो 11-12 का जो आती है पीएफ का जो कंट्रीब्यूशन है वो पेमेंट हो जाना चाहिए अप्रैल 15 तक। 15 अप्रैल तक वो नेक्स्ट फिनेंशियल ईयर हो गया, तो 15 अप्रैल तक तुमको पेमेंट करना है। तो कंपनी हो सकता है कि पेमेंट 15 मतलब 15 अप्रैल को करे नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में, तो एक्सपेंस कब बुक होगा, जब पेमेंट करेगा तब। नहीं, 11-12 का एक्सपेंस है तो 11-12 के ही फाइनेंशियल ईयर में वो एक्सपेंस बुक हो जाएगा, भले ही पेमेंट होगा 12-13 में, दैट इज 15 अप्रैल 12 नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर है। तो हर वक्त याद रखना कि एक्सपेंस का जो जिस साल होना चाहिए, एक्सपेंस जिस साल का है उसी साल उसको बुक करेंगे, पेमेंट कब हो रहा है उससे मतलब नहीं है। ठीक है, चलो। तो जो करंट ईयर है जैसे कि 11-12 इस साल का एक्सपेंस है तो जर्नल एंट्री क्या होगा उसका, नॉर्मल जर्नल एंट्री होगा। हम लोग क्या एंट्री करते थे सैलरी का कि ईबी अकाउंट डेबिट टू पेएबल्स, अगर हम लोग उस टाइम पेमेंट नहीं दे रहे होते हैं तो ईबी अकाउंट डेबिट हो जाता था जो पीएल में जाता था, और टू पेएबल्स कर देते, पेएबल्स लाइबिलिटी क्रिएट हो जाता था। यहाँ पे एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस सैलरी नहीं है, ये क्या है, जैसे कि पीएफ का एक्सपेंस है तो जनरल एंट्री क्या होगा, पीएफ एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू पेएबल्स। तुम अभी कैश दे नहीं रहे हो 11-12 में, कैश तो तुम नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में दे रहे हो, तो यहाँ पे लाइबिलिटी क्रिएट कर दो, पीएफ एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू पेएबल्स, और पीएफ एक्सपेंस जाएगा पीएल में और पेएबल्स तुम्हारा बैलेंस शीट में लाइबिलिटी क्रिएट हो जाएगा। और अगला साल जब तुम नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर जब पैसा दे रहे हो तो पेएबल्स अकाउंट डेबिट टू कैश कर देना, बात खत्म। ओके बस यही था तुम्हारा अथी पोस्ट एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट का अकाउंटिंग। नहीं, अब देखो,
और जो बात बताने जा रहे हैं जो तुमको इंपॉर्टेंट आएगा, हम सिर्फ तुमको डीसीपी जो डिफाइंड कंट्रीब्यूशन प्लान है सिर्फ उसको लेकर बात नहीं कर रहे हैं, जो आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं डिफाइंड बेनिफिट प्लान का उसको भी लेके है, ठीक है। अभी सुनो क्या अकाउंटिंग, दिस इज व्हाट वी विल डू टिल नाउ, मतलब जो अभी तक हम लोग पढ़े कि पीएफ एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू ट्रेड पेबल टू पेबल, ठीक है। एक नया कॉन्सेप्ट आ रहा है क्या, अगर हम लोग पेमेंट कर देते हैं विद इन 12 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ बुकिंग ऑफ द एक्सपेंस, मतलब हम लोग 31 मार्च को बुक कर रहे थे एक्सपेंस 31 मार्च 12 को, लेकिन पेमेंट कर रहे हैं 15 अप्रैल 12 को नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में, तो कितना दिन के अंदर एक्सपेंस बुक करेंगे, कितना दिन के अंदर हम लोग पेमेंट कर रहे हैं, 15 ही दिन के अंदर बुक कर रहे हैं। अगर हम लोग 12 महीना के अंदर, मतलब बुक करने के 12 महीना के अंदर अगर हम लोग पेमेंट कर देते हैं तो उसको कहते हैं शॉर्ट टर्म, ठीक है। हर वक्त तुमको याद है कि विद इन 12 मंथ्स मतलब शॉर्ट टर्म। तो जब शॉर्ट टर्म होगा तो नॉर्मल अकाउंटिंग लिखाएगा क्या कि पीएफ एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, मतलब जो बुकिंग का एक्सपेंस का होगा वो, और उस पर सीधा पेमेंट पीएफ एक्सपेंस टू पेबल टू कैश नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में, नॉर्मल अकाउंटिंग। कब, जब हम लोग कर रहे हैं शॉर्ट टर्म वाला 12 महीना के अंदर पेमेंट कर रहे हैं। लेकिन जब पेमेंट इज डन आफ्टर 12 मंथ्स ऑफ बुकिंग द एक्सपेंस तो उसको कहेंगे हम लोग लॉन्ग टर्म। जैसे कि 31 मार्च 12 को हम लोग बुक कर रहे हैं, लेकिन 31 मार्च 13 जो 12 महीना के अंदर अगर हम लोग नए एक्सपेंस पेमेंट कर रहे हैं, हम लोग क्या कर रहे हैं 10 अप्रैल 13 को कर रहे हैं, एक साल के बाद, मतलब 12 महीना के बाद कर रहे हैं, तो लॉन्ग टर्म हो गया। तब हम लोग उसका एंट्री ऐसे नहीं लिख सकते हैं कि 31 मार्च 12 को लिख देंगे पीएफ एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू ट्रेड पेएबल और उसके बाद आती करके एंट्री वैसे ही लिखाएगा मेरे भाई, लेकिन कुछ चेंज आएगा इसमें। क्या क्या चेंज आएगा, 2 चीज़ आएगा हम लोगों को करना होगा। जहाँ पे भी लॉन्ग टर्म हो गया 12 महीने के बाद अगर पेमेंट कर रहे हैं तो क्या होगा, 2 काम करना होगा। पहला, जो हम लोग एक्सपेंस बुक करेंगे, एक्सपेंस बुक करने का जर्नल एंट्री क्या होगा, पीएफ एक्सपेंस अकाउंट डेबिट या ग्रेट्युइटी एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, जो भी चीज़ का एक्सपेंस है अकाउंट डेबिट टू पेएबल्स, ई एंट्री तो हो जाएगा, लेकिन जो अमाउंट होगा, जो एक्सपेंस का अमाउंट होगा वो क्या होगा। तो तुम बोलोगे भाई जो एक्सपेंस है, जैसे कि 70 लाख का अगर ग्रेट्युइटी है तो 70 लाख पीएफ एक्सपेंस टू पेबल्स कर दोगे, नहीं। 70 लाख तुम कब दोगे, आज से 20 साल के बाद तुम दोगे। हर साल तुम कंट्रीब्यूट कर रहे हो पीएफ में, लेकिन पेमेंट तो 20 साल के बाद मिलेगा ना। तो 20 साल के बाद जो उसको मिलने वाला है 70 लाख रुपया, तो आज तुम 70 लाख थोड़ी लिखोगे अपने बुक्स में, उसको तुम 70 लाख का प्रेजेंट वैल्यू लिखोगे। तो जो एंट्री देंगे उसमें हम लोगों को एक्सपेंस बुक करने के लिए एंट्री हम लोग को प्रेजेंट वैल्यू देना होगा, ठीक है, याद कर लो, ठीक है। दूसरा चीज़, अभी तो प्रेजेंट वैल्यू पे बुक तो कर दिया है, जैसे कि 20 साल के बाद हमको 70 लाख देना था, आज उसका 70 लाख का हम पीवी निकाल के 50 लाख पे बुक कर रहे हैं, लेकिन आज से 20 साल बाद तो उसको 70 लाख देना है। मेरे बुक में तो 85 लाख है, तो 50 लाख को हमको बढ़ा के 70 लाख करना पड़ेगा ना, जो इतना टाइम है 20 साल का, उसको अनवाइंड करना होगा। याद करो फिनेंशियल इंस्ट्रूमेंट पढ़ते थे कि हम लोग इंटरेस्ट अनवाइंड करते थे, तो हर साल कुछ ना कुछ अनवाइंड करते जाएंगे कि ये 50 लाख बढ़ते बढ़ते ईयर एंड 20 साल के ऊपर 70 लाख हो जाएगा। तो हम लोग 2 काम करेंगे, क्या बोले, जब भी लॉन्ग टर्म होगा 12 महीने के बाद हम लोग पेमेंट कर रहे हैं तो हम लोग 2 काम करेंगे। पहला, जब एक्सपेंस बुक करेंगे तो प्रेजेंट वैल्यू में बुक करेंगे, और दूसरा हम लोग अनवाइंड करते जाएंगे जब तक कि वो पेमेंट नहीं हो रहा है, ठीक है। फिर से हम और उसके बाद अगर तुमको अगर समझना है कि कैसे होता है तो देखो जर्नल एंट्री हम लोग देंगे पीएफ एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू पेएबल्स। फॉर एग्जांपल सर का एक क्वेश्चन था, उसमें बोला गया था कि ये देखो पेज नंबर 377 पे ही है कि एग्जांपल है एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन है पीएफ में 80,000 रुपया, ठीक है, 11/12 का, लेकिन वो अक्रू हो रहा और अक्रू हो जाएगा 31/12 को, ठीक है। ओके, एक सेकंड, ये क्वेश्चन नहीं है, एक मिनट मेरे भाई, ये क्वेश्चन नहीं है, ये क्वेश्चन नहीं है, ये क्वेश्चन नहीं है, हाँ एक मिनट, हाँ तो ये क्वेश्चन देखो क्या हुआ, ये क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन 80,000 रुपया है, कौन से फाइनेंशियल ईयर का ये 80,000 कंट्रीब्यूशन है, 11/12 का, ठीक है। तो और लेकिन हम लोग पेमेंट कर रहे हैं 12-13 में, 11-12 में कंट्रीब्यूशन और 11-12 में एक्सपेंस बुक करेंगे और 12-13 में हम लोग पेमेंट कर रहे हैं। तो देखो जर्नल एंट्री क्या दिया है 12-13 का कि 15 अप्रैल को हम लोग पेमेंट कर रहे हैं, तो 15 अप्रैल को ही पेमेंट कर रहा है, मतलब 15 दिन के अंदर अप्रैल कर रहा है, तो शॉर्ट टर्म। और जहाँ भी शॉर्ट टर्म होता है वहाँ नॉर्मल अकाउंटिंग करेंगे। नॉर्मल अकाउंटिंग क्या करेंगे, पीएफ एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू पीएफ पेबल। देखो 80,000 रुपये डाल दिया है, कब, देखो रेट पेन से किया हुआ 31 मार्च 12 को, 11/12 का फाइनेंशियल ईयर में एक्सपेंस बुक कर दिया, पेमेंट कर रहा है 15 अप्रैल को नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में, तो देखो पेबल टू कैश कर दिया 12-13 में, देखो रेट पेन से किया हुआ है, ठीक है। तो ये कब हुआ, ये शॉर्ट टर्म हुआ। अब हम लोग पढ़ने वाले लॉन्ग टर्म। एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन 80,000 किया 11/12 का, ठीक है, लेकिन हम लोग पेमेंट कब कर रहे हैं, हम लोग पेमेंट कर रहे हैं 1 अप्रैल 13 को,
मतलब कि 12 महीना के बाद पेमेंट कर रहे हैं। तो जब भी 12 महीने के बाद पेमेंट करते हैं तो लॉन्ग टर्म होता है। लॉन्ग टर्म में हम लोग दो काम करते हैं, एंट्री वही रहता है लेकिन काम दो करेंगे। क्या? हम लोग जो एक्सपेंस बुक करेंगे वो प्रेजेंट वैल्यू पे बुक करेंगे और उसको अनवाइंड करते जाएंगे जब तक हम लोग पेमेंट नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो देखो वो रेड पेन से लिखा हुआ है सो रिकॉर्ड एट द रेट पीवी। ठीक है, कोई डिस्काउंटिंग फैक्टर दिया होगा उसके डिस्काउंटिंग फैक्टर से डिस्काउंट करके प्रेजेंट वैल्यू पे लिखना होगा। तो 11-12 का फाइनेंशियल ईयर में जिस फाइनेंशियल ईयर का बुकिंग होगा उस फाइनेंशियल ईयर में बुक कर रहे हो पी एफ एक्सपेंस टू पी एफ पेएबल 72,000 पे। एक्सपेंस कितना का? 80,000 का है, लेकिन एक साल के बाद पेमेंट कर रहा है। तो एक साल के बाद जो पेमेंट कर रहे हो उसका प्रेजेंट वैल्यू निकालो। तो 80,000 का प्रेजेंट वैल्यू निकाला है तो 72-77 आया। तो ये तो तुम एक्सपेंस बुक कर दिए। और एक और बात क्या बोल रहा था कि तुमको अनवाइंड करना होगा। तो अनवाइंड किया कैसे? अनवाइंड करने का फॉर्मूला एंट्री क्या होता है? इंटरेस्ट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू पी एफ पेएबल। पी एफ पेएबल, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू पी एफ पेएबल क्यों किया? चलो ठीक है, उसको समझाने के लिए तुमको समझाते। देखो तुम अपने रफ कॉपी में देखोगे तो जर्नल एंट्री में क्या लिखा हुआ है। पहले देखो पी एफ एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू पेबल किया, पहले एक्सपेंस बुक किया और उसके बाद इंटरेस्ट अनवाइंड कर रहा है तो इंटरेस्ट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू पेबल किया। तो हम तुमको याद इसका अगर लेजर बनाते हैं हम लोग पेबल, जो पेबल का लेजर है उसका बनाते हैं। तो पहला साल पी एफ उसमें बाई में गया, पेबल क्या है? क्रेडिट लाइबिलिटी है तो उसका क्रेडिट बैलेंस है और उसको पहले बाई पी एफ एक्सपेंस कर रहे हैं, एक्सपेंस बुक कर रहे हैं तो 72,000 समथिंग समथिंग। पहला साल एक्सपेंस हम लोग जो ईयर 1 है उसमें हम लोग एक्सपेंस बुक कर दिए। अगला साल हम लोग इंटरेस्ट अनवाइंड करेंगे, तभी तो जो एक साल के बाद हम लोग पेमेंट कर रहे हैं तो वो 80,000 पे पहुंचेगा। अभी 72,000 था तो देखो ईयर 1 में 72,000 था, ईयर 2 में फिर से इंटरेस्ट उसमें हम लोग पेएबल्स में बढ़ाए हैं, डाले हैं तो 7,500 से और बढ़ा हमारा पेएबल। तो टोटल बढ़ के हम लोग 80,000 का बैलेंस हो गया था पेएबल्स में और ईयर 2 में हमको पेमेंट देना ही था तो 80,000 तक वो पहुँच गया। तो हम लोग क्या किए, पहले हम लोग 20 हमको देना था 80,000 रुपया, लेकिन एक साल के बाद देना था। एक साल के बाद देना तो हमको उसका प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। हम 72,000 पे उसको एक्सपेंस बुक कर दिए, लेकिन देना तो 80,000 है। तो और हम फिर हम लोग अनवाइंड करेंगे जब तक पेमेंट नहीं दे रहे तो इसको अनवाइंड किए एक साल तक, 21 साल के बाद देना है। अनवाइंड किए तो 7,000 रुपया आया। ये दोनों को जब मिला दिए तो ईयर एंड जब पेमेंट देना तो 80,000 हो गया। एकदम परफेक्ट। तुम्हारे दिमाग में क्लियर भी हो गया होगा कि जर्नल एंट्री कैसे बना। एक तो जर्नल एंट्री जो उसका नॉर्मल एक्सपेंस बुकिंग का पी एफ एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू पेबल्स। ठीक है, अब तुमको बढ़ाना किसको है? पेबल्स को ही ना पैसा। तुम जब पैसा दोगे तो क्या एंट्री दोगे? पेबल्स अकाउंट डेबिट टू कैश। अभी तक तुम लाइबिलिटी क्रिएट कर रहे थे, टू पेबल्स कर रहे थे, क्रेडिट बैलेंस बढ़ा रहे थे उसका। ठीक है, अब जब पेमेंट करते हो तो पेबल्स ही पेमेंट करते हो, तो पेबल्स टू कैश करते हो तो पेबल्स में 80,000 रुपया होना चाहिए, राइट। तो पहले जब एक्सपेंस बुक किया वो पी एफ एक्सपेंस टू पेबल किया 72,000 से, अब तुमको पेबल्स 80,000 पे पहुंचाना है तो फिर से पेबल्स को क्रेडिट करना होगा। तो जब पेबल्स क्रेडिट हो गया तो कुछ तो डेबिट करना होगा। डेबिट क्या करोगे? वो करोगे इंटरेस्ट अकाउंट। क्यों करोगे? क्योंकि हम लोग अनवाइंड कर रहे हैं तो इंटरेस्ट अकाउंट यूज़ करते हैं। तो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू पेबल्स हो गया, उतना जो जितना भी अनवाइंड करना है निकल गया तुम्हारा अनवाइंडिंग का, और तुम्हारा पेबल्स अकाउंट भी बन गया। समझ में आ गया बात? ठीक है, तो ये जो जर्नल एंट्री है पी एफ एक्सपेंस टू पेबल्स, तो एक्सपेंस तो पी एल में जाता है, पी एल में जाके इंप्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस के अंदर पी एफ में चला जाएगा वो। ठीक है, और पेबल्स तो बैलेंस शीट लाइबिलिटी में जाएगा। दूसरा जो एंट्री है इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू पेबल्स, तो पेबल्स बैलेंस शीट लाइबिलिटी में गया। ये जो इंटरेस्ट है हम लोग फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट पढ़े थे कि ये जो इंटरेस्ट अनवाइंड करते हैं वो फिनेंशियल कॉस्ट कहलाता है, वो भी पीएल में जाता है लेकिन वो फिनेंशियल कॉस्ट कहते हैं। लेकिन ये फर्स्ट टाइम ऐसा होगा जब हम लोग इंटरेस्ट को हम लोग फिनेंशियल कॉस्ट ना बोल के इंप्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस में मानेंगे तो वो ईबीई में जाएगा। वो भी पीएल में जाएगा लेकिन ईबीई में जाएगा। ठीक है, दिमाग में आ गया बात? परफेक्ट, समझ में आ गया। दो चीज़ अब हम लोग पढ़ें कि शॉर्ट टर्म हो, अगर शॉर्ट टर्म है तो क्या करेंगे, लॉन्ग टर्म है तो क्या करेंगे। शॉर्ट टर्म मतलब कि एक्सपेंस बुक करने के 12 महीना के अंदर अगर हम उसका पेमेंट कर रहे हैं तो नॉर्मल अकाउंटिंग पी एफ एक्सपेंस टू पेबल टू कैश, ओके। लेकिन जब लॉन्ग टर्म है 12 महीना के बाद अगर कर रहे हैं तो क्या करेंगे हम लोग, 12 महीने के बाद कर रहे हैं तो उसको प्रेजेंट वैल्यू पे रिकॉर्ड करेंगे। सेम एंट्री होगा बी एफ एक्सपेंस टू पेबल, लेकिन प्रेजेंट वैल्यू पे। फिर इसको हमको पेबल्स को फिर से हमको अनवाइंड करना होगा जब तक कि हम पहुंच नहीं जाते पेमेंट तक। ये दोनों का पेमेंट करके वैसे डाल दिए। ठीक है, इजी है, समझ में आ गया। तो एक बात तुमको फिर कंफ्यूज रहेगा तो तुम अमाउंट तो तुम निकाल देगा सारा, पी एफ एक्सपेंस टू क्या उसको कहते हैं, पी एफ एक्सपेंस टू पेबल्स तुम निकाल दिए, उसका प्रेजेंट वैल्यू निकाल के कि जो भी पेमेंट देना है। ठीक है, लेकिन जो अनवाइंडिंग का जो अमाउंट है वो कैसे निकलेगा? अनवाइंडिंग का अमाउंट बहुत आराम से निकल जाता है, बहुत ईजी तरीका से निकल जाता है। क्या है तरीका? जो भी तुम्हारा अमाउंट जो प्रेजेंट वैल्यू है ना उसको तुमको मल्टीप्लाई करना होगा डिस्काउंटिंग फैक्टर से। डिस्काउंटिंग फैक्टर मतलब 10%।
तुम 80,000 का 10%, 80,000 को 10% से डिस्काउंट किया, मतलब तुम फॉर्मूला क्या निकालता हो, 1/1.10 रेज टू पावर समथिंग जितना साल का है, तो 1/1.10 का मतलब क्या है, इंटू करते हैं 80,000 से, तो 80,000 इंटू 1 मतलब 80,000 डिवाइडेड बाई हम लोग 1.1 कर रहे हैं, 80,000 को कम कर रहे हैं उतना से, राइट। मतलब 80,000 डिवाइडेड 1.1 करते हैं तो 72,000 आता है। तो अब 72,000 को हमको अनवाइंड करके 80,000 में पहुंचाना है, तो जितना से कम किए उतना से हमको बढ़ाना होगा। तो 72,000 को फिर जो 1.1 है उससे मल्टीप्लाई जब करोगे, 1.1 नहीं 10% से, तो इसका जब 72,000 का 10% निकालोगे तो तुम्हारा 72 + 30 = 80,000 का, इसलिए तो 1.1 करते हैं। और तुम कैलकुलेट करके देख ले तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो हम ये क्या उसको कहते हैं, ये अनवाइंड करने का वैल्यू कैसे निकाले, जो भी तुम्हारा प्रेजेंट वैल्यू उसको मल्टीप्लाई कर दो किससे, जो डिस्काउंटिंग फैक्टर का जो परसेंटेज है 10%, इन एक 1.1 मतलब 1.100 + 10%, नहीं हमको इंटू 10% करोगे तो निकल जाएगा। तुम देखो रेड पेन से मार्क किया हुआ है, ठीक है। और एक बार देखो नोट लिखा हुआ है कि इंटरेस्ट एक्सपेंस यहाँ फिनेंस कॉस्ट नहीं मानते, भले वो भी भले उसको PL में बेचते हैं, लेकिन नॉट फिनेंस कॉस्ट एज अ EB। ओके, समझ में आ गया तुमको, परफेक्ट। चलो हो गया। अब हम लोग इसके बाद देखेंगे इलस्ट्रेशन नंबर 11। एक मिनट, इलस्ट्रेशन 11 पेज 10.7, बहुत नॉर्मल सा क्वेश्चन है। किसका, इसी का क्वेश्चन है हम लोग का पोस्ट एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट एंड उसमें है कंट्रीब्यूशन वाला, डिफाइंड कंट्रीब्यूशन प्लान। ओके, एएसएल लिमिटेड प्रोवाइड करता है लमसम रेम्यूनरेशन अपॉन रिटायरमेंट, तो पोस्ट एम्प्लॉयमेंट हो गया। रेम्यूनरेशन पे कर रहा है टू फंड विच एएसएल कंट्रीब्यूट्स 12% देता है। कंट्रीब्यूशन में ट्वाइस अ ईयर, 2 बार कंट्रीब्यूशन करता है, ठीक है। ये नहीं कि एक ही बार कंट्रीब्यूशन कर रहा है, 2 बार कंट्रीब्यूशन कर रहा है। कब कब कर रहा है, एक बार नवंबर में करता है और एक बार जून में करता है। अगर ये फिनेंशियल ईयर है और इस फिनेंशियल ईयर का उसको पीएफ देना है तो 2 बार देगा, इसी फिनेंशियल ईयर में नवंबर में और अगला फिनेंशियल ईयर में जून में 2 बार पेमेंट करता है। इस फिनेंशियल ईयर का एक्सपेंस जो है उसको 2 पार्ट में डिवाइड कर देगा, आधा पार्ट इसी फिनेंशियल में नवंबर में देगा और आधा पार्ट इसमें, ठीक है। तो इससे क्या समझ में आया कि एक्सपेंस हम पूरा एक्सपेंस 100% एक्सपेंस इसी फिनेंशियल में बुक करेंगे, लेकिन पेमेंट आधा पेमेंट नवंबर का करेंगे इसी फिनेंशियल में, और बाकी का जो 50% जो बच जाएगा जो अगला साल देने वाले उसका हम लोग लायबिलिटी क्रिएट करेंगे पेबल्स में, जो अगला साल फिर लोग उसको रिवर्स करके पेमेंट कर देंगे, ठीक है। ओके, तो टोटल एनुअल ग्रॉस सैलरी कितना उसका 50 करोड़, 50 करोड़ उसका सैलरी है और कंपनी देती है 12%, मतलब कितना देती है, 6 करोड़ रुपया वो कंपनी उसको देती कंट्रीब्यूट करती है। कंट्रीब्यूशन मेड बाय एएसएल लिमिटेड नवंबर में था 2.8 करोड़, मतलब 6 करोड़ टोटल कंट्रीब्यूट करती है, जिसमें से 2.8 करोड़ नवंबर में दे दी। बोले थे कि 6 इस पूरा फाइनेंशियल का जो भी कंट्रीब्यूशन है वो 2 बार देगी, एक बार नवंबर में एक बार जुलाई में, तो पूरा कंट्रीब्यूशन है उसका कंट्रीब्यूशन 6 करोड़ है, तो कंट्रीब्यूशन का 2.8 करोड़ नवंबर में दे रही है, तो बाकी का 3.2 करोड़ अगला साल दे रही है, ठीक है। ओके, रेम्यूनरेशन डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ एम्प्लॉय सर्विस एंड अमाउंट ऑफ कैश इन ऑर्डर रिटायरमेंट दैट, इसका कोई जरूरत नहीं है, हैज़ नो फर्दर ऑब्लिगेशन फॉर एक्सेप्ट फॉर कंट्रीब्यूशन। एक लाइन लिखा है ना, एएसएल लिमिटेड हैज़ नो फर्दर ऑब्लिगेशन एक्सेप्ट फॉर कंट्रीब्यूशन, एक कंट्रीब्यूशन का क्वेश्चन है। तो हम लोग दूसरा पढ़ने वाले हैं डीबीओ, जो आता है डीबीपी में। डीबीपी क्या है, तुम्हारा डिफाइंड बेनिफिट्स प्लान, उसमें आता है डिफाइंड बिजनेस ऑब्लिगेशन, तो ये ऑब्लिगेशन नहीं है, ये कंट्रीब्यूशन है, तो ये डीसीपी ही है, डिफाइंड कंट्रीब्यूशन प्लान। तो इसमें शॉर्ट और लॉन्ग करके जो है वो आप देख लो। तो इसमें शॉर्ट है कि लॉन्ग है, एक तो 2 बार पेमेंट कर रहा है, जिस साल बुक कर रहा है इसी साल बुक कर रहा है और इसी साल पेमेंट कर रहा है, तो 0 ही हो गया, तो शॉर्ट हो गया। और बाद में एक बार जून में कर रहा है, तो 31 मार्च को बुक किया होगा और जून, तो अप्रैल मई जून 3 महीना, 12 महीने से कम, तो शॉर्ट ही वाला होगा। तो देखो इसमें कोई प्रेजेंट वैल्यू और अनवाइंडिंग कुछ नहीं होगा। देखो नॉर्मल एंट्री मार दिया, देखो नॉर्मल एंट्री ईबी अकाउंट डेबिट टू बैंक टू कंट्रीब्यूशन पेएबल, बात खत्म। क्या खास है इसमें, ईबी अकाउंट डेबिट टू बैंक किया 2.8 करोड़ और कंट्रीब्यूशन पेएबल का लायबिलिटी बना दिया, जितना पेमेंट किया अगर उसी साल का है तो उसको उसी साल में डाल दो, और जो उस साल का नहीं है तो उसका पेबल बना दो, बस हो गया, बात खत्म। समझ में आ गया, इजी था एकदम। ओके, टू पे पेबल्स जून नेक्स्ट, हाँ बस वेरी इजी। ओके, और अपने नोट्स में भी देख सकते हो कि जो बुक में दिया उसी दिया है एक्सपेंस बुकिंग का, मतलब एक तो जो पेमेंट किया 2.8 करोड़ उसका, और जो लायबिलिटी क्रिएट किया है उसका, लेकिन जून में जब पेमेंट हुआ है फिर से बाकी का 3.2 करोड़ उसका एंट्री नहीं है, तो अपने कॉपी में दिया हुआ है जो पीएफ पेपर बनाए थे 3.2 करोड़ का वो पेमेंट कर दिए बस, ठीक है। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं दूसरा टॉपिक, जो दूसरा टॉपिक का नाम है डिफाइंड बेनिफिट प्लान, दैट इज DBP, ठीक है। हम लोग अब वो पढ़ने वाले हैं,
ओके, इसमें क्या बोलता है, डिफाइंड बेनिफिट प्लान्स में आता है ग्रेट्युटी, ठीक है, और डिफाइंड कंट्रीब्यूशन प्लान में आता है पीएफ, क्योंकि कंपनी उसमें कंट्रीब्यूट कर रही है। इसमें क्या कर रही है कि बेनिफिट प्लान बना रही है कंपनी, ठीक है। इसमें क्या होता है कि उसमें मतलब कंट्रीब्यूशन में क्या था कि कंपनी का ऑब्लिगेशन खत्म हो जाता है जब वो कंट्रीब्यूट कर देती है पीएफ फंड में। अब आगे का काम कंपनी और ईपीएफ फंड और एम्प्लॉयर का है। लेकिन डिफाइंड बेनिफिट प्लान क्या होता है, उसमें कंपनी का काम सिर्फ कंट्रीब्यूट करने से नहीं हो जाता है कि कंट्रीब्यूट हो गया काम खत्म, नहीं, उसका काम है कि जब तक वो पेमेंट नहीं हो रहा है एम्प्लॉय को तब तक उसको काउंटिंग करना है। क्यों भाई, क्यों करना है? अरे मेरे भाई, उसमें क्या था कंट्रीब्यूशन वाले में कि वो ईपीएफ को दे रहा था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को दे रहा था, वो बाद में क्या कर रही है, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का काम है। लेकिन ग्रेट्युटी जो होता है वो कंपनी ही बना के देती है, वो कंपनी का ही फंड में जाता है, तो कंपनी ही उसको पेमेंट करेगी। तो जब तक उसका पेमेंट नहीं होता, 20 साल काम किया है तो 20 साल जब तक उसको पेमेंट नहीं हो रहा तो 20 साल तक उसको करके अधिक रखना पड़ेगा, ठीक है, और उसका अकाउंटिंग करना होगा। ओके, तो इन डीसीपी वी डिड टिल डिपॉजिटिंग, मतलब कंट्रीब्यूशन वाले में हम लोग सिर्फ डिपॉजिट तक करते थे। लाइक बुकिंग एक्सपेंस एंड पेमेंट, मतलब वेरी सुन, जैसे हम लोग एक्सपेंस बुक करते थे कुछ दिन में पेमेंट हो जाता था, ठीक है, काहे कि वो दूसरा कंपनी अति को जा रहा था, ईपीएफ को जा रहा था। लेकिन यहाँ पे डिफाइंड बेनिफिट प्लान में है कि हम लोग एक्सपेंस तो बुक कर रहे हैं लेकिन पेमेंट कब कर रहे हैं, बहुत दिन के बाद पेमेंट करेंगे जब उसको रिटायर करेगा। इसीलिए जनरली जो कॉन्ट्रीब्यूशन वाला था, अब एक जो हम पढ़े हैं कॉन्ट्रीब्यूशन वाला शॉर्ट टर्म ही होगा। लेकिन जैसे ही तुम बिजनेस प्लान पे आओ, डिफाइंड बेनिफिट प्लान में आओगे, वो तो बहुत दिन के बाद पैसा देता है कंपनी, तो उसका अकाउंटिंग चलता है, ऊपर से वो अकाउंटिंग चलेगा उतना दिन तक और ये लॉन्ग टर्म हो जाएगा। तो जैसे ही लॉन्ग टर्म होगा तो तुमको फिर पीवी और ये करना होगा, क्या करना होगा, इंटरेस्ट को अनवाइंड करना होगा, ठीक है। इसको समझाने के लिए तुमको क्या करना है, एग्जाम्पल नंबर 10.5 कॉन्सेप्ट बुक में दिया हुए हैं सर, उसी को लेके क्वेश्चन है। चलो उस क्वेश्चन को हम लोग पढ़ते हैं और उसके बाद बनाएंगे। तो पहले फिर से नोट याद कर ले कि जिस साल का एक्सपेंस है उसी साल में वो बुक हो जाएगा, भले कभी पेमेंट हो रहा है, इट डजंट मैटर, ठीक है, दिमाग में फिट रखो। ओके, हाँ, क्या हुआ कि हम लोग ग्रेट्युटी है, ठीक है, रुको हम बुक क्वेश्चन पर, चलो क्वेश्चन है पेज नंबर 10.5 कॉन्सेप्ट बुक में कि XYZ एक लिमिटेड कंपनी है जो हायर की है आकाश को, आकाश एम्प्लॉय है जिसका सैलरी 10 लाख रुपया पर एनम है। ही इज़ एंटाइटल टू ग्रेट्युटी विच विल बी 1% इंटू फाइनल ड्रॉ सैलरी इंटू नंबर ऑफ कंप्लीटेड ईयर्स ऑफ सर्विस, ठीक है। मतलब कोई फार्मूला है, तुमको तो याद है फार्मूला है कुछ, कि इतना मतलब कि 1% ऑफ लास्ट ड्रॉन सैलरी जो होगा और इंटू नंबर ऑफ कंप्लीटेड ईयर, इसको जो मल्टीप्लाई करके जो वैल्यू आएगा उसको उतना ग्रेट्युटी देना है कंपनी को, ठीक है। एक्सपेक्टेड ग्रोथ रेट इन सैलरी, मतलब इंक्रीमेंट जो जैसे कि अभी 10 लाख पे हम उसको हायर किए हैं, अगला साल 10% इंक्रीमेंट होगा, फिर उसका अगला साल 10%, फिर अगला साल 10%, ठीक है। अभी जैसे कि 10 लाख मिल रहा है तो अगला साल उसको मिलेगा 10 लाख का प्लस 110%, दैट इज़ उसको 11 लाख मिलेगा। फिर उसके अगला साल 11 लाख का 10%, मतलब 12,10,000 रुपये उसको मिलेगा, ठीक है। एक्सपेक्टेड एम्प्लॉयमेंट पीरियड 5 साल, एक्सपेक्टेड है कि 5 साल एम्प्लॉय करेगा और डिस्काउंटेड 10% दिया हुआ है, ठीक है। तो इसमें ग्रेट्युटी उसको कब पेमेंट करना है, एम्प्लॉयर को 5 साल के बाद पेमेंट करना है। लेकिन एक्सपेंस तो हर साल बुक करेगा वो और पेमेंट करेगा 5 साल के बाद, तो ये लॉन्ग टर्म हो गया। जहाँ पे लॉन्ग टर्म होता है तो तुमको याद है कि यहाँ पे हमको पीवी निकालना होगा, प्रेजेंट वैल्यू, और क्या उसको कहते हैं, अनवाइंड करना होगा। ये प्रेजेंट वैल्यू निकालने के लिए देखो डिस्काउंटिंग रेट 10% तुमको दिया हुआ है, ठीक है। चलो, तो हम क्वेश्चन के हिसाब से इसका टोटल ग्रेट्युटी कितना बनता है, तब करोगे 1% इंटू 10 लाख इंटू 1.10 रेज़ टू पावर 4 इंटू 5 ईयर्स होगा। मतलब 1% तो दिया हुआ है, ठीक है। फाइनल ड्रॉन सैलरी अभी छोड़ दो, नंबर ऑफ ईयर ऑफ सर्विस क्या लिखा हुआ है, एक्सपेक्टेड 5 साल। तो दो चीज़ पता है, फाइनल ड्रॉन सैलरी हमको कैसे पता चलेगा कि वो लास्ट मतलब जब वो साल, जब 5वां साल जब वो खत्म करेगा अपना, तो क्या उसका सैलरी होगा, कैसे पता करें। हमको तो अभी कैसे पता है कि 10 लाख है, लेकिन हमको ये भी पता है कि हर साल 10% बढ़ रहा है। तो जो भी सैलरी होगा एक्स अमाउंट का इंटू 1.1 हर साल बढ़ने वाला है। और 1.1 कब तक बढ़ेगा, 5 साल तक नहीं बढ़ेगा, 4 साल तक बढ़ेगा। काहे भाई 5 साल एम्प्लॉयमेंट तो 4 साल तक काहे बढ़ेगा इंक्रीमेंट। अरे मेरे भाई, आज अगर एम्प्लॉय हम हुए हैं तो अगर मेरे 1 साल के बाद मेरा इंक्रीमेंट होगा ना, तो एक पहला साल का इंक्रीमेंट दूसरा साल हो रहा है, दूसरा साल का इंक्रीमेंट पहला साल का इंक्रीमेंट दूसरा साल हो रहा है, दूसरा साल का इंक्रीमेंट तीसरा साल हो रहा है,
तीसरा साल का इंक्रीमेंट चौथा साल होगा और चौथा साल का इंक्रीमेंट पाँचवा साल होगा, तो टोटल इंक्रीमेंट कितना होगा, 4 ही का होगा ना। तो 1.1 रेज़ टू पावर 4 इंटू 10 लाख जो पहला सैलरी है, तो इतना उसका लास्ट सैलरी होगा, इंटू 5 इंटू 1 पर होगा। तो पता तुमको चलेगा कि उसको ग्रेट्युइटी मिलने वाला है 73,205 जो पे होगा 5 साल के बाद। लेकिन उसका जो एक्सपेंस बुकिंग होगा वो 5 साल के अंदर होगा। क्यों होगा? अरे मेरे भाई, पेमेंट भले ही बाद में हो रहा है, लेकिन एक्सपेंस अकड़ू कब हो रहा है? तब अकड़ू हो रहा है जब वो एम्प्लॉयमेंट में है। अकड़ू तब उसको ग्रेट्युइटी क्यों दे रहा है? क्योंकि वो एम्प्लॉयमेंट में है। तो एक्सपेंस कब अकड़ू हुआ? जब वो एम्प्लॉयमेंट में है, तो 5 साल में। यही तो नोट हम स्टार्ट किए थे तुमको बोलने से, ठीक है। तो जो 73,205 है वो 5 साल के बाद देना है। तो हर साल हम कितना एक्सपेंस बुक करेंगे? हर साल हमको बुक करना होगा 14,641 रुपीज़, ठीक है। चलो फिर क्लियर हो गया कि हर साल हमको पेमेंट करना है 14,000, हर साल हमको कंट्रीब्यूट करना है 14,641 रुपया, ठीक है। लेकिन ये जो 14,641 रुपया है, दिस इज एज पर 72,000 समथिंग विच 73,000, लेकिन वो 73,000 तो 5 साल के बाद बुक करना है, 5 साल के बाद पेमेंट करना है। मतलब 5 साल के बाद हमको वैल्यू है 73,000, 5 साल के बाद 73,000, तो आज तो कुछ और उसका वैल्यू होगा ना। तो हम लोग सीधा 73,000 के हिसाब से तो आज हम लोग नहीं बुक कर सकते हैं। मतलब आज से 5 साल के बाद अगर 14,000, जैसे कि 70,000 का हम लोग डिवाइड किए हैं तो 14,000 है, लेकिन 14,000 तो 5 साल के बाद का वैल्यू बता रहा है। हमको 5 साल के बाद का वैल्यू हम नहीं लिख सकते हैं ना, हमको 5 साल के अभी जो प्रेजेंट वैल्यू उसका लिखना होगा। तो 14,000 जो है वो तो फ्यूचर वैल्यू है, उसका उस 14,000 का हमको प्रेजेंट वैल्यू बुक करना होगा। तो हम लोग 14,000 का प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे, ठीक है, पहला बात। और दूसरा बात, अभी तो 14,000 का प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे तो कुछ 10,000 रुपया आएगा, लेकिन हमको 5 साल के बाद तो 10,000 को हमको 14,000 में बढ़ाना है। तो फिर हम लोग अनवाइंड करेंगे कि 10,000 बन जाए 14,000। क्या करेंगे? 2 काम, पहला प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे और दूसरा अनवाइंडिंग करेंगे, क्योंकि लॉन्ग टर्म का क्वेश्चन है, ये बात तो तुमको पता ही है, ठीक है। तुम पहले एक ग्राफ देख लो, ईयर 0 पे कुछ नहीं हुआ है, ईयर 1 एंड पे तुमको ये जो 14,641 है वो अक्रू होगा इस साल। लेकिन ये जो 14,000 अक्रू भले ही इसी साल हो रहा है, लेकिन जो वैल्यू है वो तो वैल्यू इस साल का नहीं है, वो तो 5 साल बाद का है। तो उसका हम लोगों को क्या करते हैं, सो हिसाब से देखो लिखा हुआ है, बट पेबल आफ्टर 4 ईयर्स। अब तुम बोलोगे कि भाई 4 साल के बाद पेबल थोड़ी है, 5 साल के बाद पेबल। अरे मेरे भाई 4 साल के बाद ही पेबल है। क्यों है मेरे बात, रेट क्यों लिखे हम 4 साल के बाद? इसीलिए लिखे हैं क्योंकि जब तुम एक्सपेंस बुक कर रहे हो वो 1 साल एंड होने के बुक कर रहे हो ना। तुम जिस दिन हम एम्प्लॉय हो उस दिन थोड़ी तुम एक्सपेंस बुक कर रहे हो, हम 1 साल काम किए तो फर्स्ट ईयर एंड के ऊपर एक्सपेंस बुक करोगे। तो 14,000 का जो तुम प्रेजेंट वैल्यू निकालोगे, जो 5 साल के बाद, मतलब यहाँ से 5 साल के बाद तुमको 14,000 देना है, ठीक है। तुम हो ईयर 1 एंड पे, तो ये 14,000 है वो यहाँ से तो 4 साल दूर है ना, तो 4 साल का सिर्फ प्रेजेंट वैल्यू निकालोगे ना, 5 साल का नहीं निकालोगे बस। इसलिए दिस 14,641 विल अक्रू दिस ईयर, इस साल अक्रू करेगा, बट पेबल तो 4 साल के बाद है। सो करेंट ईयर में हम लोग बुक करेंगे प्रेजेंट वैल्यू पे। तुमको तो समझ में आ गया, और अनवाइंड करेंगे तब तक पेमेंट हो रहा है, ठीक है। तो 2 चीज़ क्लियर है कि एक तो हमको प्रेजेंट वैल्यू चाहिए 5 साल का, क्योंकि पहला साल हम लोग प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे 4 साल के बाद जो पेमेंट करना है उसका प्रेजेंट वैल्यू, दूसरा साल जो 3 साल के बाद करना है उसका प्रेजेंट वैल्यू, तीसरा साल ऐसे करके करते जाना है। तो तुमको पूरा 5 साल का तुमको निकालना होगा प्रेजेंट वैल्यू, तब तुमको एक्सपेंस बुक कर पाओगे, ठीक है। तुम एक्सपेंस बुक कर दोगे, और तुमको अनवाइंडिंग के लिए भी अमाउंट चाहिए होगा 5 साल का, तभी तो तुम अनवाइंडिंग वाला भी कर पाओगे। तो इसके लिए 2 टेबल बनेगा, एक तो प्रेजेंट वैल्यू टेबल और एक अनवाइंडिंग टेबल। प्रेजेंट वैल्यू टेबल तुमको तो आता है निकालने, तुम आराम से उसको निकाल सकते हो, जो पेज नंबर 379 पे दिखा हुआ है कि 14,641 तुमको देना है 5 साल के बाद। तो ईयर 1 एंड, तो ईयर वन एंड के बाद सिर्फ 4 साल बचा होता है, 4 साल का प्रेजेंट वैल्यू निकाल दो 10% फैक्टर से 10,000 निकलेगा। फिर सेकेंड ईयर तुमको 3 साल का, थर्ड ईयर 2 साल का, और चौथा साल 1 ही साल का, तभी तुम निकाल पाओगे। समझ में आ गया तुमको? और 5वां साल के एंड पे फिर तुमको एक बार निकालना होगा, तो तुम प्रेजेंट वैल्यू निकाल दिए, ठीक है। तो तुम तो प्रेजेंट वैल्यू निकाल दिए, अब तुम एंट्री दे सकते हो, एक्सपेंस बुकिंग एंट्री दे सकते हो। लेकिन अब तुमको अनवाइंडिंग का भी तुमको एक एंट्री देना है। अनवाइंडिंग का जो इंटरेस्ट, अनवाइंडिंग का जो अमाउंट होगा कैसे निकलेगा, वो ऐसे निकलेगा। देखो उसके लिए टेबल बनाना होगा जो पेज 381 पे दिया हुआ है। ईयर एंड, ओपनिंग बैलेंस, अनवाइंडिंग, एक्सपेंस बुक और क्लोजिंग। मतलब पहले ईयर एंड लिखो कि पहला साल एंड होने पे, दूसरा साल एंड, तीसरा साल एंड। ओपनिंग बैलेंस मतलब कितना तुम अभी तक अनवाइंडिंग कर चुके हो, मतलब जो तुम्हारा, एक सेकंड रुको, अभी अनवाइंडिंग वाला टेबल को छोड़ दो, ठीक है। पहले हम लोग एक्सपेंस बुकिंग का करते हैं। तो एक्सपेंस बुकिंग का क्या होता है जर्नल एंट्री, एक्सपेंस बुकिंग का जर्नल एंट्री क्या होता है? एक्सपेंस बुकिंग का जर्नल एंट्री होता है
जो अगर पीएफ का एक्सपेंस है तो पीएफ एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू पेबल्स, क्योंकि हम लोग उस टाइम कैश नहीं दे रहे हैं, लाइबिलिटी क्रिएट करेंगे, तो पीएफ एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू पेबल्स। तो पीएफ कब होता है? जब कंट्रीब्यूशन होता है, वो डीसीपी है। हम लोग अभी बात कर रहे हैं डीबीपी का, डीबीपी में ग्रेट्युटी का बात करें तो ग्रेट्युटी एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू पेबल्स। ग्रेट्युटी एक्सपेंस पीएल में चला जाएगा, पीएल की एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस वाला कंपोनेंट में दिखेगा ग्रेट्युटी, और जो पेबल्स है वो बैलेंस शीट में दिख जाएगा। ठीक है, ये हम लोगों का एंट्री है, लेकिन इस एंट्री का हम लोग एक नया नाम देंगे। ठीक है, बात वही है, बस नया नाम है। क्या? जो ग्रेट्युटी एक्सपेंस कर रहे हैं उसको ग्रेट्युटी एक्सपेंस ना बोलकर उसको बोलेंगे करेंट सर्विस एक्सपेंस, CSE। क्यों बोलेंगे नहीं पता है, लेकिन करेंट सर्विस एक्सपेंस उसको बोलते हैं। ठीक है, तो ग्रेट्युटी एक्सपेंस की जगह जो भी एक्सपेंस होगा उसकी जगह लिखेंगे CSE। ठीक है, और टू पेबल्स ना लिखे, जो लाइबिलिटी हम लोग, जो लाइबिलिटी अकाउंट, लाइबिलिटी बैलेंस शीट में जो लाइबिलिटी हम लोग पेबल्स लिख रहे थे ग्रेट्युटी एक्सपेंस का, उसको पेबल्स ना लिख के उसके लिए एक स्पेसिफिक नाम लिखेंगे। क्या नाम लिखेंगे? डिफाइंड बेनिफिट ऑब्लिगेशन। ये जो लाइबिलिटी बना रहे हैं किस वजह से बना रहे हैं? वो डिफाइंड बेनिफिट प्लान की वजह से बना रहे हैं। तो जो लाइबिलिटी अकाउंट बनेगा वो कहेगा डिफाइंड बिजनेस डिफाइंड बेनिफिट प्लान, डिफाइंड बेनिफिट ऑब्लिगेशन, क्योंकि लाइबिलिटी है। तो एंट्री क्या होगा? CSE अकाउंट डेबिट टू DBO अकाउंट। CSE एक्सपेंस है वो PL में चला जाएगा, और टू DBO तो तुम्हारा लाइबिलिटी वो बैलेंस शीट में चला जाएगा। ठीक है, ये बात तुम्हारे क्लियर हो गया। और अमाउंट कितना जाएगा? जो तुम्हारा एक्सपेंस बुक कर रहे हो, एक्सपेंस क्या बुक होगा? प्रेजेंट वैल्यू बुक होगा। तो तुम पहला साल प्रेजेंट वैल्यू क्या निकाले हो? 10,000 रुपया। तो देखो 10,000 लिखा गया, देखो रेड पेन से 10,000 भी लिखे हुए हैं। क्यों? क्योंकि प्रेजेंट वैल्यू है। 14,000 तो 5 साल के बाद है ना, अभी तो 10,000 प्रेजेंट वैल्यू 10,000 लिखती है। अब पहला साल तुम एक्सपेंस बुक किया, ईयर एंड पे 10,000 रुपया तुम बुक कर दिया। ये जो 10,000 को 14,000 बनाना है वो तो तुम ईयर 2 से बनाओगे ना। ईयर 1 तो ईयर 1 एंड पे तुम एक्सपेंस बुक कर रहे हो, लेकिन इस 10,000 को 14,000 बनाना है। लेकिन 14,000 तुम ईयर 1 एंड पे ही तो नहीं कर सकते हो, बढ़ा सकते हो, तुम ईयर 2 से बनाओगे, तभी तो एक साल का तुम इंटरेस्ट अनवाइंड करोगे। तो इंटरेस्ट अनवाइंडिंग अगला साल से स्टार्ट होगा। ईयर 2 में देखो पहला एंट्री क्या है? अनवाइंडिंग का एंट्री। अनवाइंडिंग का इंटरेस्ट का अकाउंटिंग एंट्री क्या होता है? इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू, हम लोग क्या पढ़ते हैं? इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू पेबल्स, क्योंकि हम लोग पेबल्स को बढ़ाते जा रहे थे, क्योंकि पेबल्स का ही लाइबिलिटी में पेबल्स दिख रहा था, उसी को बढ़ा रहे थे, क्योंकि पेबल से फिर पैसा निकालते हैं। लेकिन यहाँ पे हम लोग पेबल्स को पेबल्स नहीं बोलते, हम लोग बोलते हैं DBO, डिफाइंड बेनिफिट ऑब्लिगेशन। तो हम लोग गारंटी देंगे इंटरेस्ट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू DBO। इंटरेस्ट एक्सपेंस कहाँ जाएगा? PL में जाएगा, लेकिन फिनेंशियल कॉस्ट नहीं बोल के EBE में जाएगा। ठीक है, और ये जो DBO तो लाइबिलिटी है तो बैलेंस शीट में जाएगा। ठीक है, और ये जो अमाउंट है वो कहाँ से निकला? ये अनवाइंडिंग का अमाउंट कैसे निकला? अभी सिखाए थे तुमको कि अनवाइंडिंग का जो अमाउंट होता है वो तुम्हारा प्रेजेंट वैल्यू का मल्टीप्लाई कर दो जो डिस्काउंटिंग फैक्टर का जो परसेंट है। तो प्रेजेंट वैल्यू अभी 10,000 रुपया था, तो 10,000 को मल्टीप्लाई किए किससे? जो डिस्काउंटिंग फैक्टर का परसेंट है 10%, तो 10,000 का 10% देखो 1,000 निकल गया। वेरी इजी। तो तुम दो को एंट्री दे दिया, पहला साल को तुम एक्सपेंस बुक कर दिया, और उस टाइम पेमेंट तो होगा नहीं, 5 साल के बाद पेमेंट होगा, तो पेमेंट का कोई एंट्री नहीं। दूसरा साल से अनवाइंडिंग स्टार्ट होगा तो तुम अनवाइंडिंग का एंट्री दे दिया, तो दूसरा साल तुम्हारा 2 एंट्री होगा। पहला साल सिर्फ एक ही एंट्री होगा, दूसरा साल से 2 एंट्री होगा। पहला इंटरेस्ट अनवाइंडिंग और दूसरा होगा तुमको फिर से ग्रेट्युटी, तो जो भी एक्सपेंस फिर से तुमको बुक करना होगा, क्योंकि 5 साल बुक करना है ना, तो सेकंड ईयर फिर तुम बुक करोगे। बुक करने का एंट्री ग्रेट्युटी एक्सपेंस टू पेबल। अरे नहीं भाई, हम लोग इसमें नया नाम दे रहे हैं, क्या? CSE टू DBO दे दिए, और वैल्यू क्या जाएगा? प्रेजेंट वैल्यू। देखो 11,000 प्रेजेंट वैल्यू सेकंड का, तो 11,000 डाल दिए। ठीक है, अब तुम 2 एंट्री दे दिए ईयर 2 में। अब ईयर 3 में आओगे, ईयर 3 में आओगे तो तुमको फिर से पहला एंट्री अनवाइंडिंग का ही देना होगा। अब अनवाइंडिंग किसको, कौन अनवाइंड हो रहा है? तुम पहला साल 10,000 बनाए थे, अब दूसरा साल 10,000 से 10,000 में तुम और ऐड कर दिया, कितना? 1,000 रुपया ऐड कर दिया, तो अभी 11,000 हुआ है। लेकिन ये 10,000 को तुमको 14,000 बनाना था ना, तो अभी 11,000 हुआ है। तो फिर से अभी 11,000 को तुमको 11,000 को 14,000 की तरफ बढ़ाना पड़ेगा। तो कैसे बढ़ाओगे? तो उसका एंट्री दोगे इंटरेस्ट एक्सपेंस टू तुम्हारा DBO। ठीक है, अमाउंट कितना जाएगा? तो अमाउंट कितना जाएगा? अमाउंट का फॉर्मूला था क्या? फेयर, जो प्रेजेंट वैल्यू है इनटू जो भी परसेंटेज है। तो अभी प्रेजेंट वैल्यू कितना है? 11,000। 11,000 का 10% लगाओ तो आ जाएगा 1,100। लेकिन मेरे भाई बुक में तो 2,200 लिखा हुआ है, कॉपी में 2,200 लिखे हो, गलत लिखो नहीं। यही समझाने के लिए तुमको उस टाइम अनवाइंडिंग का टेबल नहीं समझाए थे। सुनो, अभी तो जो तुम किए 11,000, 10,000 जो 11,000 बना था, तो 11,000 पे तुम 10% निकाल रहे हो। लेकिन मेरे भाई एक और बात याद करो, पहला ईयर 1 तुम 10,000 एक्सपेंस बुक किए थे, इसी 10,000 का एक्सपेंस तुम ईयर 2 में इंटरेस्ट अनवाइंड किए। लेकिन ईयर 2 में एक और तुम किया था, फिर से एक्सपेंस बुक किया था। एक ईयर 1 में 10,000 एक्सपेंस बुक किया था, ईयर 2 में फिर एक्सपेंस बुक किया 11,000। तो टोटल एक्सपेंस बुक कितना हुआ? 11,000 प्लस 10,000,
21,000 तुम एक्सपेंस बुक किए हुए हो, ठीक है, और इस 10,000 पे तुम इंटरेस्ट 10,000 पे तुम ये इंटरेस्ट अनवाइंड कियो, ये 10,000 बन चुका है 11,000, और फिर तुम अब 11,000 डाल रहे हो, तो अब तो प्रेजेंट वैल्यू कितना है 11,000, ये जो 10,000 था वो 11,000 बन गया है, तो 11,000 प्लस फिर से एक्सपेंस बुक किए 11,000, तो टोटल एक्सपेंस तुम्हारा अभी प्रेजेंट वैल्यू कितना है एक्सपेंस का, 11 प्लस 11 22,000 रुपया एक्सपेंस है तुम्हारा, 22,000 रुपये का एक्सपेंस है, 22,000 का प्रेजेंट वैल्यू है जो तुम्हारा एक्सपेंस है, और हम लोग इंटरेस्ट अनवाइंड कितना पे करते हैं, जो प्रेजेंट वैल्यू है उसका इंटू परसेंटेज पे, तो 22,000 के ऊपर हम लोग 10% लगाएंगे ना, 11,000 पे तो सिर्फ नहीं लगाएंगे, क्यों नहीं लगाएंगे, तुमको समझ में आया। पहले हम पहला इंटरेस्ट अनवाइंड किए थे उस टाइम सिर्फ एक ही एक्सपेंस बुक हुआ था, लेकिन अब जब हम दूसरा इंटरेस्ट अनवाइंड कर रहे हैं उसमें 2 एक्सपेंस है, एक तो ये वाला पहला साल वाला, अब दूसरा साल वाला, तो दोनों का मिला के तुमको डालना होगा ना, समझ में आया तुमको। तो तुम ये भी नहीं कर सकते कि पहला साल 10,000 प्लस 11,000, 21,000 पे 10%, नहीं, क्योंकि ये 10,000 अब 11,000 बन चुका है, और अब इस 11,000 के ऊपर तुमको और अनवाइंड करना है, ये नहीं कि 10,000 के ऊपर अनवाइंड, नहीं, तो तुमको इसको ऐड करके फिर तीनों का करके फिर जाके तुमको आगे करना होगा। तो भाई तो कैसे कैलकुलेट होगा, अब बैठ कर हम कैलकुलेट करते रहेंगे क्या कैलकुलेटर की जर्नल एंट्री जीता हमारा वैसे, नहीं, इसी के लिए तुमको अथी दिया गया है, टेबल बना के देंगे, जो हम तुमको उस टाइम बता रहे थे नहीं बताया, क्योंकि ये तुमको नहीं समझ में आया था कि भाई क्यों हम लोग टेबल बनाएंगे, वो तो आसान से कैलकुलेट कर सकते थे। अब समझ में आ गया ना कि बहुत सारा एंट्री का हमको प्रेजेंट वैल्यू का फिर मल्टीप्लाई करके इसका जो प्रेजेंट वैल्यू अभी है फिर इसका जो हम लोग डालें इस सब को ऐड करके फिर उसका मल्टीप्लाई करके निकालना होगा, तो ये कॉम्प्लिकेट हो जाएगा, इसलिए टेबल बनाएंगे। टेबल जो 381 पे देखोगे तो ईयर एंड, ओपनिंग बैलेंस, अनवाइंडिंग, एक्सपेंस, क्लोजिंग, ईयर एंड लिख दिए। अब ओपनिंग बैलेंस लिखोगे, ये ओपनिंग बैलेंस किस चीज़ का है, ये डीबीओ का ओपनिंग बैलेंस है, डीबीओ का ओपनिंग बैलेंस है, क्यों है समझाते हैं, अभी दिमाग में रखो। पहला ओपनिंग बैलेंस डीबीओ का, दूसरा अनवाइंडिंग का, तीसरा एक्सपेंस बुक का, और लास्ट में क्लोजिंग बैलेंस, ये भी डीबीओ का होगा, ठीक है, हम रेड पेन से लिख देते हैं, ठीक है, समझ में आ गया। तो ईयर एंड, ओपनिंग बैलेंस, अनवाइंडिंग, एक्सपेंस बुक, फिर क्लोजिंग, ये ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस किसका है, ये है ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस डीबीओ अकाउंट का है। डीबीओ अकाउंट क्या है, ट्रेड पेएबल अकाउंट, मतलब जो बैलेंस शीट में जो लायबिलिटी अकाउंट हम लोग बना रहे हैं क्योंकि पेमेंट नहीं कर रहे हैं, ठीक है, तो हम लोग उसका ओपनिंग और क्लोजिंग क्यों लिख रहे हैं, देखो समझो। जब तुम एंट्री दिया था पहला साल का तो क्या दिया था, CSE टू डीबीओ, तुम डीबीओ लाइबिलिटी क्रिएट किया 10,000 से, ठीक है, 10,000 से लाइबिलिटी क्रिएट कर दिया। अभी 10,000 का जो लाइबिलिटी है उसको तुमको 14,000 की लाइबिलिटी बनाना है। याद होगा तुमको जब हम लेजर बनाए थे तो ट्रेड पेएबल वाला लेजर, तो पहला साल 10,000 एक्सपेंस, पहला साल 72,000 एक्सपेंस हम लोग बुक किए थे, फिर इंटरेस्ट उसी, फिर सेकेंड ईयर, फर्स्ट ईयर एक्सपेंस, सेकेंड ईयर अनवाइंडिंग, 72 + 7 किए थे, तब 80,000 हुआ था। लेकिन ये 80,000 क्या हुआ था, ये तो पेबल्स हुआ था ना, क्योंकि पेमेंट तो पेबल से ही जाएगा, तो हम लोग जो भी कर रहे हैं वो सारा पेबल्स का अमाउंट, पेबल का ही बात हो रहा है, और यहाँ पे पेबल्स को हम लोग बोलते हैं डीबीओ। पहला साल तुम डीबीओ बनाया 10,000 का, अगला साल इंटरेस्ट उसमें अति कर रहा है, पहला साल 10,000 का किया, फिर उसमें अनवाइंड कर रहा है 10,000 के बाद 1,000, तो कितना बैलेंस हो गया डीबीओ का, 10 + 11,000 हो गया ना, और इसी 11,000 को फिर तुम अगला साल अति कर रहे हो, 10% लगा रहे हो उसके ऊपर, ये जो पहले ओपनिंग बैलेंस 10,000 फिर 11,000 इंटरेस्ट एक्सपेंस, तो 11,000 के ऊपर तुम 11,000 तुम्हारा क्लोजिंग बैलेंस आया, इस क्लोजिंग बैलेंस के ऊपर फिर तुम 10% अनवाइंड करोगे तो वो फिर 1,100 आएगा। वही तो तुमको समझाया था कि 2,200 कैसे आया, 2,100 क्यों नहीं आया, समझ में आया ना। तो इस वजह से हम लोग करते हैं, डीबीओ का बैलेंस बनाया, देखो पहला साल डीबीओ का बैलेंस 0 था क्योंकि कुछ हुआ ही नहीं, अनवाइंडिंग कुछ हुआ ही नहीं, एक्सपेंस हम लोग बुक किए 10,000 का, ठीक है, और क्लोजिंग था 10,000 का, ठीक है। डीबीओ का बैलेंस हम लोग, डीबीओ का कोई अनवाइंडिंग पहले से कोई बैलेंस नहीं था ना, हम लोग क्रिएट किए थे। डीबीओ कैसे क्रिएट हुआ था, क्योंकि एक्सपेंस बुक किए थे, एंट्री क्या किए थे, CSE टू डीबीओ, तो एक्सपेंस बुक हुए थे 10,000 सा, और डीबीओ का क्लोजिंग हो गया था 10,000। अब डीबीओ का क्लोजिंग, डीबीओ का ओपनिंग कितना है ईयर 2 में, ईयर 2 ओपनिंग में कितना है 10,000 रुपया, अनवाइंड कितना कर रहे हैं हम लोग 1,000 रुपया, और एक्सपेंस कितना बुक कर रहे हैं देखो 11,000 रुपया। तो हम लोग अब जो अथी क्या उसको कहते हैं, क्लोजिंग कितना हो गया डीबीओ का 22,000 रुपया। तो देखो तीसरा साल का हमारा क्या आ गया, ओपनिंग 22,000 रुपया, और अनवाइंडिंग देखो 2,200, साफ सुथरा गया ना। उस टाइम तुमको जो समझाए थे कि 10,000 में फिर 1,000 अनवाइंड किए और फिर 11,000 दूसरा एक्सपेंस बुक किए, तो 10 + 1 11,000 + 11,000 22,000, 22,000 का फिर 10% 2,200। तो इतना ना करके तुम यहाँ पे शांति से क्या किया, सेकेंड ईयर के क्लोजिंग 22,000 डीबीओ बैलेंस था, वही थर्ड ईयर का ओपनिंग बन गया 22,000, अब 22,000 पे तुम 10% मार दो,
ये 22,000 तो तुम्हारा टोटल पता चल गया कि डीबीओ इतना है, और हम अनवाइंडिंग का फॉर्मूला क्या दिए हैं कि जो भी तुम्हारा बैलेंस है पेबल्स का, जो बैलेंस है पेबल्स का और उसका प्रेजेंट वैल्यू, तो ये सारा बात तो डीबीओ का जो बैलेंस है वो सारा प्रेजेंट वैल्यू बन रहा है, तो उसका प्रेजेंट वैल्यू तुमको डीबीओ का सीधा पता चल गया कि टोटल प्रेजेंट वैल्यू, और उसका परसेंट मार दो तो तुमको पता चल गया कि अनवाइंडिंग कितना हुआ है। और प्लस एक्सपेंस बुक करके वैसे करके निकालते चल जाओ। तुम्हारे दिमाग में क्वेश्चन आ रहा है कि एक्सपेंस हम लोग क्यों, एक्सपेंस जो बुक कर रहे हैं उसको ऐड क्यों कर रहे हैं। अरे मेरे भाई अभी तो तुमको समझाए थे, 10,000 एक्सपेंस बुक किए थे, उसमें उसमें 1,000 इंटरेस्ट एक्सपेंस आया, फिर इंटरेस्ट अनवाइंड हुआ, फिर इधर 11,000 आया, और इसके बाद 10 प्लस 1 11 प्लस 11 22,000 किए, अतः उसके ऊपर 2,200 ला रहे हैं इंटरेस्ट अनवाइंड। तो 11 पे क्यों कर रहे हैं हम लोग, तो मतलब उधर का 10 और इधर का 10 क्यों किए, क्योंकि एक्सपेंस के ऊपर हम लोग को टोटल करना है ना। जितना हम समझा सकते हैं समझा रहे हैं, फिर बहुत बार बोलना होगा, अगर नहीं समझा रहे तो फिर से समझ में आ जाना चाहिए, नहीं तो नॉर्मल कॉमन सेंस लगाया समझ में आ जाएगा तुमको। और ये जब तुम डीबीओ का टेबल बना दोगे तो जो ईयर एंड का लास्ट वाला डीबीओ का बैलेंस जो क्लोजिंग आएगा वो एग्जैक्टली उतना आएगा जितना फ्यूचर वैल्यू होना था। यहाँ पे फ्यूचर वैल्यू कितना, 73,000 देना था उसको, 73,000 देना था, लेकिन तुम उस 73,000 इन द सेंस तुम 14,000 बोल दो कि तुमको फ्यूचर में 14,000 देना था, ठीक है। तो 10,000 को अनवाइंड करते करते लास्ट ईयर कितना पहुंचना चाहिए, 14,000 होना चाहिए। तो वैसे ही देखो लास्ट में अनवाइंड करते करते जितना हमको पहुंचना चाहिए था वहां तक पहुंच जाएगा। अगर पहुंच जाएगा तो तुम्हारा अनवाइंडिंग का टेबल सही है, अदरवाइज अनवाइंडिंग का टेबल तुम्हारा गलत है, ठीक है। अब तुम जर्नल एंट्री देख लो, हर साल वही वैसे वैसे होते चला गया है, और लास्ट में देखो पेमेंट हो गया है। डीबीओ अभी तक डीबीओ तुम भरते जाते थे, डीबीओ का लाइबिलिटी बनाते जाते हैं, लास्ट में जब पेमेंट करना है डीबीओ को डेबिट कर दो और पैसा निकाल दो, कैश निकल गया, बात खत्म। तो ये पूरा का पूरा तुम्हारा टॉपिक था। अब अगर तुमको क्या फिर से कैसे समझाए, नॉर्मल चीज़ सोचो, जब भी डीपीपी होगा बेनिफिट प्लान वो लॉन्ग टर्म होगा। जैसे ही लॉन्ग टर्म होता है तो दो चीज़ करते हैं, प्रेजेंट वैल्यू निकालना होता है, और प्रेजेंट वैल्यू निकाल के एंट्री दे दो एक्सपेंस का, और इंटरेस्ट अनवाइंड करते जाओ जब तक कि हम लोग पेमेंट नहीं कर रहे हैं। तो अगर ग्रेट्युइटी ये सब है तो बात बहुत दिन का अकाउंटिंग करना होगा, तो पूरा तुमको टेबल बनाना होगा, एक पीवी का टेबल बना दो और एक तुम्हारा ग्रेट्युइटी, एक पीवी का टेबल और एक तुम्हारा इंटरेस्ट का अनवाइंडिंग का टेबल, ये दोनों टेबल बना दोगे तो उस हिसाब से तुम्हारा फिर सारा का सारा आंसर तुम्हारे हाथ में आ जाएगा। और जर्नल एंट्री जो हम लोग बनाते थे कि जो भी एक्सपेंस अकाउंट है टू पेबल्स, लाइबिलिटी को पेबल्स कर देते और एक्सपेंस कर देते, लेकिन जब डीबीपी का क्वेश्चन आएगा तो हम लोग एक्सपेंस को बोलेंगे सीएससी, और लाइबिलिटी जो अकाउंट क्रिएट होगा पेबल्स ना होकर बनेगा डीबीओ, ठीक है। समझ में आ गया तुमको, बस इजी, यही था पूरा टॉपिक। अब हम लोगों को आगे क्या है, छोटा सा आगे चीज़ बताया हुआ है जो आती है एंट्री समझाने के लिए, क्या कि हम लोग अभी जो ग्रेट्युइटी निकाले वो तो एक एस्टिमेट है ना। हम लोग डे वन हम लोग बोल रहे हैं कि आदमी का सैलरी है 10 लाख रुपया, आज अपॉइंट करें 10 लाख, ये हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं। जब तुम अपना कॉन्सेप्ट बुक भी देखोगे तो उसमें क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, इट इज़ एक्सपेक्टेड कि वो आदमी 5 साल के अंदर छोड़ के चला जाएगा। देखो दिखा देते हैं क्या लिखा हुआ है, एक्सपेक्टेड एम्प्लॉयमेंट है, पता थोड़ी है कि 5 साल के बाद ही चल जाएगा। तो हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं, एस्टिमेट करें कि 5 साल के बाद चल जाएगा, तभी तो हम लोग बुक कर पाएंगे। कोई तो हमको डेट अब पता चलना चाहिए, तभी तो हम पता कर पाएंगे कि हम कितना एक्सपेंस बुक करेंगे। एक तो एक एस्टिमेट निकाल रहे हैं, हो सकता है कि 10 साल के बाद जाए, हो सकता है 2 ही साल के बाद चल जाए, लेकिन एक एस्टिमेट यूज़ करना होता है। तो हम लोग एक एस्टिमेट की फॉर्मूला में 1% इंटू फाइनल ड्रॉ सैलरी इंटू नंबर ऑफ कंप्लीटेड ईयर, तो नंबर ऑफ कंप्लीटेड ईयर तो हम लोग एस्टिमेट कर रहे हैं, तो वो एस्टिमेट है। और फाइनल ड्रॉन सैलरी जो है वो इसमें क्वेश्चन में तो लिख दिया कि हर साल 10% बढ़ेगा, लेकिन ये तो क्वेश्चन है। रियलिटी लाइफ में ऐसा हो सकता है कि 10% ना बढ़ के सीधा 25% बढ़ जाए अगला साल, या 10% ना बढ़ के 5% बढ़ जाए। तो ये जो फार्मूला है फाइनल ड्रॉ सैलरी और उसके बाद कंप्लीटेड ईयर, ये दोनों तो एस्टिमेट है। इस पूरा फार्मूला में एक ही चीज़ कांस्टेंट है जो है तुम्हारा 1%, ट्रू। तो बहुत सारा चांस है कि एस्टिमेट चेंज हो सकता है, और ये भी चांस है कि तुम्हारा जो कांस्टेंट है 1%, सरकार बोले कि 1% नहीं अब 2% दो, वो भी चेंज हो सकता है। तब क्या करना होगा भाई, अगर 5 साल के बाद 3 साल के बाद एस्टिमेट चेंज हो रहा है तो फिर से पुराना का फाइनेंशियल स्टेटमेंट निकाल के फिर उसको इरेज करके लिखोगे क्या? रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट तो नहीं होगा, तुमको प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट देना होगा। तो कैसे फिर उसका क्या करना होता है, बहुत ईजी है, समझो, ठीक है, समझा रहे हैं क्या करना होगा। हाँ ठीक है, रफ कॉपी में देखोगे जो हम लिखे हुए हैं और इस लेक्चर में, वहाँ पे साफ से लिखा हुआ है ग्रेट्युइटी इज इक्वल टू 1% इंटू लास्ट ड्रॉन सैलरी इंटू नंबर ऑफ ईयर। लास्ट ड्रॉन सैलरी और नंबर ऑफ ईयर दोनों एस्टिमेट है, देखो साफ लिखा हुआ 1% कॉन्स्टेंट है तुम्हारा, ट्रू, ठीक है। और जो ग्रेट्युइटी का जो हम ये पूरा फॉर्मूला क्या बना रहे हैं, ग्रेट्युइटी को लेने के लिए,
और ग्रेट्युटी हमारा क्या है, डीबीपी है, हमारा डिफाइंड बेनिफिट प्लान है। ट्रू। तो अगर ये तीनों कंपोनेंट में से कोई एक चीज़ चेंज होगा तो डीबीटी का वैल्यू चेंज हो जाएगा, डीबीपी का वैल्यू चेंज हो जाएगा। ट्रू। तो अगर एस्टिमेट अगर चेंज हो रहा है, एस्टिमेट चेंजेस, तो जो डीबीपी का जो प्रेजेंट वैल्यू है वो चेंज हो जाएगा। ट्रू। अगर हमारा लाइफ चेंज हो जाता है तो डीबी का प्रेजेंट वैल्यू चेंज हो जाएगा। जैसे कि 5 साल के बाद हम लोग सोच रहे थे प्रेजेंट वैल्यू निकाल रहे थे, वो 10 साल के बाद का निकालना है, तो डीबीपी का प्रेजेंट वैल्यू चेंज हो गया। समझ में आ गया तुमको? जैसे कि 73,000 तो 5 साल के बाद हम लोग उस हिसाब से कर रहे थे। एक बार तुमको पता चला कि 10 साल के बाद होने वाला, तो 73,000 के हिसाब से तो गलत हम लोग बुक कर दिए हैं। ठीक है। तो ये डीबीपी का प्रेजेंट जो चेंज हुआ तो डीबीपी का वैल्यू चेंज हो जाएगा, प्रेजेंट वैल्यू। तो चेंज या तो डीबीपी का वैल्यू इंक्रीज हो सकता है या डीबीपी का प्रेजेंट वैल्यू डिक्रीज हो सकता है। तो अगर डीबीपी का वैल्यू, अगर जो डीबीपी बोल रहे हैं डीबीओ, क्योंकि डीबीपी प्लान है, लाइबिलिटी का जो नाम है उसको डीबीओ बोलते हैं, तो डीबीओ अगर इंक्रीज हो रहा है तो क्या एंट्री देंगे भाई? नॉर्मल कॉन्सेप्ट, अगर डीबीओ तुम्हारा लाइबिलिटी है तो अगर लाइबिलिटी को इंक्रीज करना है तो पहले तो 2 डीबीओ करो, क्रेडिट बढ़ा दिए। डेबिट में क्या लिखोगे? डेबिट में लिखोगे एक्चुरियल लॉस अकाउंट डेबिट 2 डीबीओ। अगर जहाँ पे तुम्हारा जो डीबीओ है अगर वो इंक्रीज हो रहा है, मतलब क्रेडिट तुम्हारा लाइबिलिटी इंक्रीज हो रहा है, लाइबिलिटी अगर इंक्रीज हो रहा है तो लॉस है, तो लिखा है एक्चुरियल लॉस टू डीबीओ। ठीक है। वहीं अगर डीबीपी का वैल्यू अगर डिक्रीज हो रहा है मतलब तुम्हारा गेन है, और लाइबिलिटी तुमको डिक्रीज करना है तो डेबिट कर दो, तो डीबीओ अकाउंट डेबिट टू एक्चुरियल गेन, बात खत्म। और ये जो एक्चुरियल गेन है वो जाएगा कहाँ? ओसीआई एनआर में। ठीक है, दिमाग में रखना, वो पीएल में नहीं जाएगा, वो जाएगा ओसीआई एनआर में। ठीक है, बात खत्म। ये तो तब बात हो गया जब एस्टिमेट चेंज हो रहा है, मतलब नंबर ऑफ ईयर या फिर तुम्हारा लास्ट ड्रॉन सैलरी। अगर जो कांस्टेंट है 1%, अगर वही चेंज हो जाता है तो क्या होगा? जब वो चेंज होगा तो तीनों में से कोई फिर एक चेंज हुआ, तो जब ये चेंज हुआ तो फिर तुम्हारा डीबीपी का वैल्यू प्रेजेंट वैल्यू चेंज हो गया। और डीबी का प्रेजेंट वैल्यू चेंज मतलब या तो डीबीओ का वैल्यू इंक्रीज हो गया होगा, डीबीओ का वैल्यू डिक्रीज हो गया होगा। डीबीओ का अगर वैल्यू इंक्रीज हुआ मतलब लाइबिलिटी इंक्रीज हुआ, लाइबिलिटी इंक्रीज हुआ तो 2 डीबीओ कर दो। लेकिन यहाँ डेबिट में एक्चुरियल लॉस नहीं लिखाएगा क्योंकि यहाँ पे कांस्टेंट चीज चेंज हुआ है। कांस्टेंट चीज जब चेंज होता है तो हम लोग उस टाइम क्या नाम यूज़ करते हैं? हम लोग यूज़ करते हैं पास्ट सर्विस कॉस्ट। क्या लिखेंगे? पास्ट सर्विस कॉस्ट। तो एंट्री क्या बनेगा? पास्ट सर्विस कॉस्ट अकाउंट डेबिट 2 डीबीओ, जब हमारा डीबीओ बढ़ रहा है। ठीक है, जब लाइबिलिटी इंक्रीज हो रहा है। जब लाइबिलिटी डिक्रीज होगा तो हम लोग उसी का उल्टा एंट्री दे देंगे, डीबीओ कम करने के लिए डीबीओ अकाउंट डेबिट टू पास्ट सर्विस कॉस्ट। ठीक है, और ये जो पास्ट सर्विस कॉस्ट है वो जाएगा पीएल में। ठीक है, और फिर से एक ओवरव्यू दे रहे हैं, सुनो। हाँ, कोई तीन कंपोनेंट है जिसमें ये 3 कंपोनेंट था तुम्हारा बीपीएल का। बीपीएल यहाँ ग्रेट्युटी है, इस बीपीएल का 3 कंपोनेंट है, एक कांस्टेंट है, 2 एस्टिमेट है। तो जब एस्टिमेट चेंज हो रहा है तो हम लोग कौन सा अकाउंट यूज़ कर रहे हैं? हम लोग अकाउंट यूज़ कर रहे हैं एक्चुरियल का। और जब कांस्टेंट चेंज हो रहा है तो हम लोग कौन सा अकाउंट यूज़ कर रहे हैं? हम लोग यूज़ कर रहे हैं पास्ट सर्विस कॉस्ट का। ठीक है, जब हम लोग एक्चुरियल यूज़ कर रहे हैं तो एक्चुरियल का जो भी बात होगा वो ओसीआई एनआर में जाएगा। ठीक है, और जब पास्ट सर्विस कॉस्ट का हम लोग जब बात कर रहे हैं तो वो सीधा पीएल में जाएगा। ठीक है, ओसीआई एनआर में क्यों जाएगा और पीएल में क्यों जाएगा बता देते हैं। पहले दो क्वेश्चन। ठीक है, ओसीआई एनआर में क्यों जाएगा? ओसीआई एनआर में इसलिए जाएगा क्योंकि एस्टिमेट तो चेंज होने का फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा होता है, तो वो अगर फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है तो तुम्हारा पीएल में अगर सीधा दिखाएंगे तो पीएल तो अफेक्ट हो जाएगा तुम्हारा, कोई लॉजिक नहीं बैठता है, इसलिए उसको ओसीआई एनआर में दिखाएंगे। और ये जो 1% है वो बहुत इरेग्युलर है, तो अगर जब इरेग्युलर होगा तब वो मेरा पीएल अफेक्ट हो रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, एक बार अफेक्ट होगा, 2 बार अफेक्ट होगा, बस। ठीक है, बात खत्म। अब तुम हमको ये बताओ एक्चुरियल वर्ड लिखने का क्या जरूरी है, पास्ट सर्विस कॉस्ट लिखने का क्या जरूरी है? दोनों में अलग अलग क्यों है? कांस्टेंट चेंज हो रहा है तो पास्ट सर्विस और वो चेंज हो रहा है तो एक्चुरियल क्यों? देखो मेरे भाई, जो भी काम होता है एस्टिमेट का उसका एक्सपर्टीज़ एक्चुरियल साइंस जो लोग पढ़ते हैं, जो एक्चुरियंस होते हैं उनके पास होता है, इसलिए जो भी उनसे रिलेटेड बात होगा एस्टिमेट को लेकर वो एक्चुरियल लिखेंगे। जो कांस्टेंट है इसलिए उसमें लिखेंगे पास्ट सर्विस कॉस्ट। ठीक है, ओके। समरी ऑफ चेंज जो है देखो साफ साफ लिखा हुआ है कि चेंज अगर एस्टिमेट में हो तो एक्चुरियल लिखो, और एक्चुरी ओसीआई एनआर में जाएगा क्योंकि वो फ्रीक्वेंट है। अगर प्लान कंपोनेंट अगर चेंज हो रहा है 1% और 2% जो रेट कंपोनेंट है, जो फिक्स कंपोनेंट है, वो अगर चेंज हो रहा है तो हम लोग पास सर्विस कॉस्ट लिखेंगे जो पीएल में जाएगा, ईबी के अंदर ही जाएगा। हम लोग जो भी पढ़े डिफाइंड बिजनेस प्लान, उसमें 3 चीज़ तुम नया जाने। जो एंट्री होता था ग्रेट्युटी एक्सपेंस टू पेबल, उसकी जगह लिखाएगा सीएससी टू डीबीओ। ठीक है, जो सीएससी है वो पीएल में जाएगा तुम्हारा। अब पीएल में तुम्हारा जैसे ग्रेट्युटी होता था तो ग्रेट्युटी एक्सपेंस अकाउंट डेबिट करते थे तो ग्रेट्युटी पीएल में जाता था, लेकिन पीएल में डायरेक्ट पीएल टू ग्रेट्युटी नहीं होता था, पीएल के ईबी के अंदर उसका रहता था। ठीक है, मतलब पीएल टू ईबी की और ईबी टू ग्रेट्युटी और ग्रेट्युटी टू हम लोग यहाँ पे लाइबिलिटी क्रिएट कर रहे हैं ऐसे। ठीक है, तो
तो वो ग्रेट्युटी का होता था, यहीं पे ग्रेट्युटी को सीएससी बोलते हैं, तो सीएससी भी ईबी के पीएल में जा रहा है, ठीक है, करंट ईयर एक्सपेंस जो है। जो डीबीओ है वो तुम्हारा किसकी जगह पे है, पेबल्स। पेबल्स क्या है, लायबिलिटी, तो बैलेंस शीट की लायबिलिटी में तुम्हारा डीबीओ दिख जाएगा। और जो इंटरेस्ट एक्सपेंस है उसको तुमको हर वक्त अनवाइंड करना है, उसका एंट्री इंटरेस्ट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू डीबीओ, क्योंकि डीबीओ को तो बढ़ाना है, जो पेबल्स उसको बढ़ाना है तुमको। और जो अनवाइंड कर रहे हो वो कहाँ जाएगा, इंटरेस्ट एक्सपेंस कहाँ जाएगा, वो सीधा पीएल में जाएगा, लेकिन फाइनेंस कॉस्ट में नहीं जाएगा, ईबीई में जाएगा, ठीक है। सर ओनली फॉर अंडरस्टैंडिंग ओफो में क्या दिए, व्हेन एस्टिमेट अगर चेंज हो रहा है तो ओसीआई एनआर यूज़ करेंगे, और वही सेम चीज़ हम बोलेंगे। चलो बाय बाय।